तो जेएसएक्स क्या है? तो जेएसएक्स का मतलब मैंने बोला था कि जब हम एक ही फाइल में क्या लिखते हैं, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट दोनों लिखते हैं और बिना किसी भी सेपरेशन के, ठीक। क्योंकि इसके पहले हम एचटीएमएल फाइल में कैसे लिखते थे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जावास्क्रिप्ट लिखते थे। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही फाइल रहेगी, ठीक। अब जिसका एक्सटेंशन डॉट जेएसएक्स होता है, ठीक। ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है, ये पहले से क्या लिखा हुआ है, डॉट जेएस है। इसको हम ऐसे एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन ऐसे भी रख सकते हैं, डॉट जेएस एक्स, ऐसे लिखा, ठीक है। क्लियर? अब कह रहा है कि नॉट फाउंड इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जेएस लिखा हुआ है, तो इसको हटा दो क्योंकि जेएस फाइल में ढूंढ रहा है। तो अब यहाँ पे सही में, ठीक है। डायरेक्टली स्पेसिफिक जेएस लिखा था, अब वो क्या है, अब जेएसएक्स। तो जेएसएक्स जो फाइल होती है वही, उसी के अंदर हम क्या लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। डॉट जेएस भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं बाउंड है। डॉट जेएसएक्स प्रेफर किया जाता है कि आप उसके एक्सटेंशन को डॉट जेएसएक्स रखो, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि वो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल टेम्पलेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। Then, अब देखेंगे कि क्या है। तो जेएसएक्स आपका एक तरह से क्या अलाउ करता है कि हम रिएक्ट के अंदर एचटीएमएल लिख सकें। तो वो रिएक्ट एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हम एचटीएमएल लिख सकें डायरेक्टली, ठीक है। कोई बाउंड नहीं, कोई कोटेशन मार्क नहीं, कोई, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो जेएसएक्स मेक्स इजियर टू राइट एंड ऐड एचटीएमएल इन रिएक्ट। अब देखो क्या कैसे डिफाइन कर, JSX allow us to write HTML element in JavaScript and place them in a DOM without any create element, कि हम बिना एलिमेंट क्रिएट किए या बिना एलिमेंट को उसके अंदर ऐड किए, अपेंड जिसको बोलते हैं अपेंड चाइल्ड मेथड का यूज किए हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। बिना डेव मैनिपुलेशन, समझ लो बिना डेव मैनिपुलेशन के हम क्या कर रहे हैं, उसमें चीजों को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अलाउ करता है जेएसएक्स। डायरेक्टली हम वेरिएबल को किसी हेडिंग के अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक। तो जेएसएक्स क्या करता है, अब देखो जेएसएक्स आप लिखते हो जेएसएक्स सिंटैक्स में, और जब वो ब्राउजर में जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एचटीएमएल में। केवल आपको एचटीएमएल आउटपुट दिखता है। तो जब भी आप कोई बैकएंड या फ्रंट एंड लिख रहे हो, या आप जैसे कि रिएक्ट का कोड कर रहे हो, तो रिएक्ट के सारे कोड्स वहां पे ब्राउजर पे नहीं दिखेंगे। उस पे क्या होता है, केवल नेसेसरी जो चीजें होती है जैसे एचटीएमएल सीएसएस है, केवल वही आपको उस ब्राउजर पे दिखेगा। तो वो केवल जो जेएसएक्स में आपने कोड कर रखा है वो आउटपुट नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, लिखा हुआ है इंडेक्स के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐप टैग लिखा हुआ है, तो ऐप टैग वहां पे ब्राउजर में नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्राउजर में क्या होता है, एचटीएमएल केवल वो डील करता है या आइडेंटिफाई करता है, तो कन्वर्ट कर देता है उस टैग। रिएक्ट एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एचटीएमएल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं दिखेगी। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें, हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो यहाँ पे व्यू पेज रिसोर्स में जाए, तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल डेव दिख रहा है। डेटा भी नहीं दिख रहा है आपको, डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे व्यू रिसोर्स में आपको इस तरीके से डेटा नहीं दिखेगा, लेकिन हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाए, देखो बॉडी, बॉडी के अंदर डिव। अब डिव के अंदर देखो क्या दिख रहा है आपको, ये डिव, इसके अंदर हम डेटा ऐड किया, हमने हेलो ऐड किया था, एंड देन यूआर के अंदर ये ऐड किया था एक्चुअल, ठीक। हेलो दिस और आके तो देखो यहाँ पे जो हमने लिखा वो वेरिएबल लिखा। तो हमारा सिंटेक्स क्या था, हम जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर, ये वेरिएबल हमने करली ब्रेसेस के अंदर दिया था, यूएल के अंदर, ठीक। तो जब हम देखेंगे यू के अंदर जो ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो यू के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये यू के अंदर ये डेटा आपका इस तरीके से आया। अब तो वेरिएबल तो दिखेगा नहीं, एचटीएमएल में कन्वर्ट करके वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो वो डेटा क्या होगा, एचटीएमएल में कन्वर्ट होता है। जो भी आप रिएक्ट के सिंटैक्सेस लिखते हो, ब्राउजर में जाते जाते क्या होता है, एचटीएमएल में कन्वर्ट होता है, और यूजर को केवल एचटीएमएल रिसोर्सेज ही दिखेंगी, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा सेफ हो जाता है कि आपको, आप कोड कुछ और कर रहे हो, और उसको वो एचटीएमएल में कन्वर्ट करके आपको यूजर को क्लाइंट करना होगा, ठीक है।
केवल जो दिखना चाहिए केवल वही। ठीक है, तो इसी को सर्वर बेस्ड फ्रंट एंड बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, जेएसएक्स सिंटैक्स। तो जेएसएक्स का मतलब कि हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं, उस वेरिएबल के अंदर हेडिंग्स को रख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग हो या वेरिएबल हो। ठीक, अब उस हेडिंग को हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस में आप देखोगे क्रिएट रूट लिखा होता है। तो इंडेक्स डॉट जेएस में यही सेम सिंटेक्स लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे स्लाइड में लिखा। ठीक, स्क्रीन पे तो क्या लिखा हुआ, क्रिएट रूट एलिमेंट, क्रिएट रूट, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डायरेक्टली किसको गेट करता है, पब्लिक के अंदर जो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है उसको गेट करता है। ठीक है, तो उसको गेट करके उसके रूट एलिमेंट में हम क्या रेंडर कर रहे हैं, इस ऐप को, ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड में। तो रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड एक तरह से क्या होता है कि वो एक तरह से एरर हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, इसलिए उसको उसके अंदर रैप किया गया है। ये आप नहीं रैप करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, रैप डालोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, देख, तो ये चीज डिफाइन कर रहा है। अब उसके अंदर हम चीजें चेंज कर रहे हैं, किसके अंदर, ऐप कंपोनेंट। तो ये ऐप एक्चुअल में क्या है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट हम इसी तरीके से बनाते हैं, अगर खुद का कंपोनेंट बनाना हो तो हम इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से उसका तरीका होगा। कैसे होगा, तो मान लो मैं एक खुद का कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, किस चीज का, हेडिंग, नॉर्मल हेडिंग का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग डॉट जे एस, तो तरीके डिफाइन करते हैं। तो मान लो आप अभी कोई भी एलिमेंट डिफाइन करो आप, जैसे कि देखो यहाँ पे पहले ऐसे विदाउट जेएसएक्स ऐसे लिखते थे, वो तो अब तरीका पुराना तरीका था डिफाइन करने। अब कोई भी एक्सप्रेशन या डोमेन डिफाइन करना हो तो हम जैसे, अब मान लो हमको कंपोनेंट बनाना है किस नेम से, हेडिंग नेम से। तो उसी नेम से क्या बनाना पड़ेगा आपको, फंक्शन। और फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हेडिंग स्टार्ट, उसके बाद ये क्लोज, उसके बाद मैंने लिख दिया रिटर्न H1, और H1 के अंदर मैंने लिख दिया this is a heading component। component, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लिख सकते हैं। इसको रैप करना हो तो हम ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, फिर लास्ट में क्या लिखा जाता है, आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हो, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, या हेडिंग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडिंग। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। या एक और शॉर्टकट होता है कि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट ऐसे लिख दो। क्लियर, तो एक्सपोर्ट आपका ऐसे हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो डायरेक्टली हम ऐसे यहीं पर एक्सपोर्ट लिख देंगे, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं। नहीं तो नीचे लिखोगे तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडिंग देन सेमीकोलन। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया। अब इसको मुझे कहाँ यूज करना है, ऐप के अंदर। ठीक, तो इस हेडिंग को नीचे दिखाना है मुझे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट हेडिंग। तो देखो हेडिंग हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब उस हेडिंग को मुझे डिस्प्ले करना, तो मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर लिखा, सॉरी, करली ब्रेसेस के अंदर नहीं क्योंकि वो कंपोनेंट है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हेडिंग एक एलिमेंट की तरह से। तो यहाँ देखोगे अब वो हेडिंग यहाँ पे आ चुका है। और मैंने ऐप डॉट सीरीज के अंदर जो माई स्टाइल के अंदर ऐप के अंदर जो मैंने कॉल किया है, वो स्टाइलिंग इस पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई स्टाइलिंग अप्लाई ही नहीं की थी। तो जो ऐप डॉट जेएस के अंदर, जेएसएक्स के अंदर जो हमने स्टाइलिंग अप्लाई की थी, वो स्टाइलिंग यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब मैंने बताया था एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे आप किसके अंदर लिख सकते हो, करली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हो। तो एक्सप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, तो आप एक्सप्रेशन ये कह सकते हो कि जो आपका कह सके करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी वैल्यू देते हो, वो एक्सप्रेशन होता है। ठीक?
जैसे कि हम वेरिएबल दे रहे हैं, तो वेरिएबल भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक, जो कि एक आउटपुट दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैं आपको ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये वेरिएबल का नाम, जैसे नेम लिखा, तो ये नेम प्रिंट हो रहा यूएल के अंदर, ठीक। अब मैं उसको एक तरह से, ये एक्सप्रेशन है, दिस इज अ वेरिएबल एक्सप्रेशन। अब इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड करके, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर टू अपर केस, तो इसमें टू अपर केस, क्योंकि इसमें हेडिंग है तो अपर केस में नहीं कर सकते। नॉर्मल केवल टेक्स्ट होता तो अपर केस में कर सकते थे, लेकिन इसमें ये चीज नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, वो चीज हम बाद में चेक करेंगे। देखो यहाँ पे केवल ये हेडिंग है, अगर मैं ये हेडिंग नहीं देता, अगर मैं यहाँ पे नेम अलग से हम सेव कर ले, यहाँ मैंने लिख दिया टेक्स्ट, और मैंने एक में वेरिएबल नेम सेट कर लिया, तो मैंने लिख दिया लेट नेम इक्वल रमेश, और उस रमेश को मैंने यहाँ पे बीच में पुट कर लिया। तो पुट करने के लिए क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिख दिया रमेश, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट, रमेश इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे रमेश नेम लिखना है, हाँ नेम लिखना है, मैंने नाम ही लिख दिया वहाँ पे। अब देखो क्या आ रहा है, रमेश इज नॉट डिफाइंड, तो कहीं और भी रमेश हमने लिखा है क्या, हाँ सेव कर, सेव है, ठीक है। तो क्या लिख कर क्या है, रमेश इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन, ठीक, दिस इज एक्सप्रेशन। अब ये नेम है, तो नेम को मुझे कैपिटल लेटर में करना हो तो क्या लिखूंगा, टू अपर केस, मैंने बताया था ना स्ट्रिंग फंक्शन, तो टू अपर केस ये कैपिटल लेटर में, और ये है, ठीक। तो हम अब जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो हेडिंग था, तो हेडिंग को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हेडिंग H1 को हम कैपिटल नहीं कर सकते, वो एरर थ्रो करेगा। टेक्सचुअल डेटा रहेगा, कोई भी नेम हो, कोई भी एड्रेस हो, तो उसको हम कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो दिस इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। तो इफ JSX यू कैन राइट एक्सप्रेशन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। अब वो एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, वेरिएबल एक्सप्रेशन हो सकता है, या कोई टेक्सचुअल एक्सप्रेशन हो सकता है, मतलब किसी भी तरह के एक्सप्रेशन वो हो सकते हैं, जैसे कि ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 5+5। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5+5, तो क्या आउटपुट देगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 6+6+2, ठीक, वो कैलकुलेट करके आएगा, मल्टीप्लाई 8, तो वो एक तरह से क्या होता है, मल्टीप्लाई या जो भी एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वो आउटपुट को मिल जाएगा। तो मैथमेटिकल टेक्सचुअल एक्सप्रेशन एक तरह से एज अ वैल्यू, उसका फाइनल आउटपुट क्या होता है, उसका पूरा फाइनल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा अरिथमेटिक, इसका फाइनल कैलकुलेशन ही आउटपुट में आएगी, ठीक, वो कैलकुलेट करके ही डिफाइन। तो दिस इज एक्सप्रेशन। अब मुझे कोई डॉक्यूमेंट डॉट राइट या गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड एचटीएमएल कुछ नहीं लिखना, और ये डायरेक्टली मुझे आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्रेशंस को हम डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। देन अब आते हैं नेक्स्ट, कि हम लार्ज एलिमेंट्स को भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि हमने केवल हेडिंग को अभी डिफाइन किया, मैंने हेडिंग डिफाइन किया और उसको पुट किया। हम इसके अंदर हम एक फ्रूट लिस्ट भी रख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट फ्रूट लिस्ट इक्वल, अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा यूएल, और यूएल के अंदर मैंने लिख दिया LI एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है। तीन मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, लास्ट में यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ तक मैंने लिस्ट डिफाइन कर लिया। तो इसके अंदर फ्रूट लिस्ट रखा हुआ, और फ्रूट लिस्ट को मुझे डिस्प्ले करना हो तो यहाँ पे लिखूंगा मैं करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर फ्रूट लिस्ट वेरिएबल का नाम। तो देखो वो फ्रूट लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक? तो हम वेरिएबल के अंदर भी
कुछ बड़े एलिमेंट्स या बड़े कंपोनेंट्स को रख सकते हैं और उसको रिकॉल कर सकते हैं। अब ये फ्रूट लिस्ट को मल्टीपल टाइम उधर डिस्प्ले करना है, तो वही होता है कि ये देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम्स हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब मान लो इस लिस्ट को, ये लिस्ट है हमारी, ठीक है, इस तरह से फ्रूट लिस्ट है। ठीक, तो इस लिस्ट को पहले से हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पर, इसमें रखा हुआ डिफाइन कर रखा है। हम किसी भी टेबल के अंदर रख सकते हैं डेटा, तो पूरा टेबल के अंदर कोई वेरिएबल के अंदर डेटा रखा हुआ है, उसको कॉल करेंगे। ठीक है, एक सिंगल वर्ड का यूज करके डिफाइन करके। तो इस तरीके से हमारा काम इजी हो जाता है कि हम बड़े एलिमेंट्स को भी उसको यूज कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अब एक रूल होता है कि जब हम किसी वेरिएबल के अंदर एलिमेंट्स को रखते हैं, तो हम एक बार में एक ही एलिमेंट रख सकते हैं। जैसे कि अब मुझे मान लो एक और यूएल इसमें रखना है, तो अलग यूएल हो गया, एक और यूएल रखना है इसमें मैं और भी लिस्ट में रखना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया यूएल। अब देखो एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे, एरर आ गया ना। क्या कर रहा है एरर, वांट्स, अब कह रहा है डिड यू वांट ए जेएसएस फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मीन्स दिस। ठीक, अब ये फ्रेगमेंट होता क्या है, तो कह रहा है कि भाई आप डायरेक्टली दो एलिमेंट्स नहीं डिफाइन कर सकते, आपको एक कंटेनर चाहिए, टॉप लेवल कंटेनर, जिसके अंदर वो डेटा लेके जाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ऐसे div का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया div, और इस div के अंदर मैं इसको पूरा लास्ट तक कंटेन कर दूंगा, तो आ जाएगा। ठीक है, दोनों लिस्ट आ गए हमारे। ठीक, ये वाला यूएल भी आ गया, ये वाला यूएल भी आ गया। तो रूल कहता ये क्या है कि हमारा एक टॉप लेवल एलिमेंट होना चाहिए जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को कंटेन करके लेके जा सकते। ठीक, डायरेक्टली दो नहीं सकते, सेपरेटली दो नहीं जा सकता, तीन नहीं जा सकता, चार नहीं जा सकता, आप 10 भी ले आ सकते हो, लेकिन एक टॉप लेवल कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल के अंदर ऐसा किसके अंदर भी होता है, जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तब भी ऐसा होता है, इस रूल को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने div के अंदर दो पैराग्राफ रखे हैं, मतलब दो पैराग्राफ जा सकते हैं वेरिएबल के अंदर, लेकिन एक कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि HTML code must be wrapped into one top level element. So if you like to write two paragraph, you must put them inside the parent element, like div element. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपका कह सके div एलिमेंट है, तो div एलिमेंट बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन्स ऐड कर देता है, और आपके डोम ट्री में एक नोड ऐड कर देता है। नोड का मतलब कि div एक तरह से क्या है, HTML डोम ऑब्जेक्ट है। तो एक तरह से क्या होता है, एक स्पेस ऐड कर देगा ना उसमें। जब भी हम div को रेंडर करेंगे आपके ब्राउजर पे, तो एक डोम ट्री में वो अपनी जगह बना लेगा, जिसको नोड बोलते हैं, नोड। ठीक है, एक अपनी जगह एलोकेट कर लेगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, नोड का यूज नहीं कर, div का यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो अपने बाय डिफॉल्ट एक जगह बना देता है, उसके लिए हमको फिर कोड करना पड़ेगा। तो हमको केवल वो दो पैराग्राफ लेके जाने हैं, div लेके नहीं जाना वहाँ पे। तो उसके लिए क्या होता है, उसका भी एक सोल्यूशन है ना। क्या, तो जो टॉप लेवल है, तो अल्टरनेटिवली यू कैन यूज फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट टैग जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक फ्रेगमेंट टैग, एम्प्टी टैग बोलते हैं इसको, जो ये दिख रहा है केवल टैग होता है, इसको एम्प्टी टैग बोलते हैं या फ्रेगमेंट बोलता है। तो फ्रेगमेंट एक अलग से कंपोनेंट होता है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, रिएक्ट के अंदर हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, हम दो तरीके से फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि फ्रेगमेंट रैप मल्टीपल लाइंस। अब जैसे कि यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ये जो हमने div लिखा है ना, तो div की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, उस फ्रेगमेंट एम्प्टी टैग को भी यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कोई भी div यहाँ पे रेंडर नहीं होगा, वो दो लिस्ट ही जाता है, div नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, बस वो रैप कर रहा है। डिफरेंस ये है कि वो div जो कर रहा है, वो फिर अब नहीं होगा, वहां पे कुछ नहीं जाएगा, केवल क्या जाएगा, लिस्ट जाएगा। जब CSS करते हैं तो फर्क पड़ता है।
ठीक है। मान लो हम एक div, थोड़ा एक div या एक एलिमेंट भी फर्क कर देता है, अगर आपको सीएसएस अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हो और उसके अंदर एक div एक्स्ट्रा आ गया तो फर्क कर देगा ना। तो इसीलिए मैंने नहीं चाहता हूँ कि उसमें div जाए, मैं चाहता हूँ केवल लिस्ट जाए वो, इसलिए फर्क पड़ जाता है। इसमें नहीं लगाना, इसलिए तो हम एम्प्टी लेकर के जा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, समझ लो, ये कुछ नहीं है, ये फ्रेगमेंट है बस, ये कंटेनर है जो रेंडर करने के लिए, लेके जाने के लिए बस है, लेके जाके वहां पे आपको वो रेंडर कर देगा बस। और वो कोई नोड भी क्रिएट नहीं करेगा, ये कुछ नहीं है। एक समझ लो, एक तरह से ये कंटेनर की तरह से है जो लेके जा रहा है बस ब्राउजर। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम पहले से डिजाइन अपने माइंड में या एक तरह से डिफाइन करके रखे हुए हैं कि भाई ये आपका दो लिस्ट वहां पे लेके जाना है, तो एक अगर एक्स्ट्रा डिव एज ए कंटेनर जा रहा है तो वहां पे क्या होता है, स्टाइलिंग को कोलाइड कर सकता है, दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्या करता है, हम एम्प्टी टैग यूज करते हैं जिसको फ्रेगमेंट बोला जाता है। ठीक है। हम्म। क्योंकि मैंने उसके लिए नहीं लिखा, केवल H1 के लिए लिखा हुआ है। केवल H1 के लिए मैंने लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। केवल H1 के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। केवल H1 का कलर मैंने सेट किया। तो ये समझ में आ गया। ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका और है फ्रेगमेंट लिखने का, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक फ्रेगमेंट नेम से एलिमेंट आता है किसमें, रिएक्ट। तो इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने लिख दिया इंपोर्ट फ्रेगमेंट, जो रिएक्ट के अंदर होता है। देखो, अब इस फ्रेगमेंट को एज ए टैग यूज करते हो, तो यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट जो एम्प्टी टैग है उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे फ्रेगमेंट, और यहाँ पर क्लोजिंग में भी फ्रेगमेंट। हो गया। जिससे ये समझ में आएगा कि ये फ्रेगमेंट है। ठीक है। तो ये रिएक्ट एलिमेंट है, कंटेनर फ्रेगमेंट या एंटी टैग भी शॉर्टकट में यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, फिर स्टार्ट एंड क्लोज कर। ठीक है। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये चीज डिफाइन की जाती है। तो अल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हो। तो कह रहे कि दिस लाइन प्रिवेंट अननेसेसरली एडिंग एक्स्ट्रा नोट टू द डॉट। तो फ्रेगमेंट यही करता है कि जब जरूरत ना हो तो आपके डॉम मैनिपुलेशन में या डॉम में कोई एक्स्ट्रा नोड या मार्जिन पैडिंग कुछ नहीं ऐड करता, वो फीचर से ही नहीं ऐड करता। ठीक है। जिससे आपको हेल्प होता है कि एग्जैक्टली जो ऐड करना चाहे वो ऐड कर रहा है। ठीक है। जो एग्जैक्टली जो ऐड करना चाहते हैं वही केवल ऐड करोगे। मल्टीपल एलिमेंट्स भी लेके जा रहा है, और आपका कोई एक्स्ट्रा नोड भी वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप नहीं जा रहा वहाँ। ठीक है। तो आपकी स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। अब दूसरी चीज सिंटैक्स का, जैसे सिंटैक्स का ये पार्ट है कि हम किसी भी एलिमेंट को क्लोज करना चाहिए, मस्ट बी क्लोज। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि हम जब भी लिख रहे हैं, जैसे कि मैं इनपुट लिख रहा हूँ तो इनपुट को हम नॉर्मल एचटीएमएल में क्लोज नहीं करते थे, लेकिन हम क्लोज करेंगे। जैसे कि अगर एम्प्टी टैग है तो लास्ट में क्लोज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनपुट कैसे लास्ट में क्लोज करते हैं दिस। जैसे बी आर टैग है तो बी आर को लास्ट में क्लोज करेंगे। ठीक है। एच आर को लास्ट में क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंडेटरी हो जाता है कि आपको क्लोज करना ही करना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बी आर टैग लिख रहा हूँ तो देखो ये अपने आप ऐसे क्लोज हो जाएगा। ठीक। अगर मैं क्लोज नहीं भी करता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। ठीक। तो यहाँ पे क्लोज करना जरूरी है, नहीं तो एरर थ्रो करेगी। हम्म। अब एक रूल और कि हम क्लास एट्रीब्यूट की जगह पे एचटीएमएल में, इस रिएक्ट में क्लास नेम यूज करते हैं। उसका भी रीजन है क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास बनाया जाता है, उस नेम से क्या होता है, क्लास कीवर्ड होता है। ठीक। तो वो क्लास कीवर्ड उस क्लास कीवर्ड से कॉलर ना हो, तो इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया एट्रीब्यूट का, इसमें क्लास नेम कर दिया गया।
तो हम क्लास की यूज जगह पे क्लास नेम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्लास। ठीक है। तो हम ऐसे जैसे कि अगर मुझे क्लास अप्लाई करना हो तो क्या लिखूंगा मैं, क्लास नेम, और वो भी कैमल केस में। ठीक है। कैमल केस मीन्स के पहले स्मॉलर देन। अगर मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया, यहाँ पे मैं CSS ओपन करता हूँ, माई CSS, और मैंने एक क्लास बनाया, जैसे मैंने लिख दिया डॉट शैडो डॉट एनक्लोज, और मैंने लिख दिया टेक्स्ट शैडो, और यहाँ मैंने लिख दिया टेक्स्ट शैडो एंड ब्लैक, और मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया 5 px। ठीक है। अब इस क्लास को मुझे अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है, इस पे, किसी एक पे। ठीक। जैसे कि इस लिस्ट आइटम पे अप्लाई करना है, तो मैंने लिख दिया क्लास नेम। ठीक। और क्लास नेम ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने क्या दिया था क्लास नेम, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो, अप्लाई करो। तो जिस पे भी अप्लाई करना हो तो बस उसकी क्लास को बस कॉल कर लो वहाँ पे, अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्लास डिफाइन कर सकते हैं, और क्लास नेम से यहाँ पे डिफाइन कर सेट कर। नॉर्मल HTML में क्लास हम एट्रीब्यूट यूज करते थे, यहाँ पे क्लास। क्यों? क्योंकि ये इसमें जावास्क्रिप्ट में कोलॉइड न होने की वजह से, उसकी वजह से सिंटैक्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया, और इसमें हम क्लास नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक। तो इतना रन देते हैं हम। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे क्या, कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक। कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसमें, अब इसमें हम जावास्क्रिप्ट का इफ एल्स कैसे यूज करेंगे वो समझेंगे। ठीक है। जो इफ एल्स एक तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि हम कंडीशनल आउटपुट दे सकें कि कब कौन सा आउटपुट देना है, कंडीशन चेक करके कि यूजर्स के अकॉर्डिंग कब कौन सा आउटपुट मुझे देना है। जैसे कि अगर यूजर लॉग इन कर रहा है तो उसका पासवर्ड अगर आईडी सही है तो क्या हमको डिस्प्ले कराना है, अगर पासवर्ड आईडी नहीं सही है तो क्या आउटपुट मुझे दी। तो वो सारी चीजें हम कंडीशनली कैसे हम चेक करते हैं, वो चीज मैं बताऊंगा। ठीक। तो ये इतना रन देते हैं। और कुछ पूछना है इसमें, स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें फोल्डर के स्ट्रक्चर्स में देखो कुछ चीजें ऐसे मैंडेटरी नहीं होती, जैसे कि मान लो ये फाइल, इसको मैंने डिलीट कर दिया, मैं जो अननेसेसरी फाइल है उसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट के साथ मिलती हैं, डमी मिलती हैं। इसको मैंने हटा दिया। और मैनिफेस्ट, ये तो मैनिफेस्ट मतलब आपका फेविकोन आइकॉन का सेटिंग्स है, और वो इसकी रिक्वायरमेंट, चलो इसको रन देते हैं। ये सब उसके लिए होता है, SEO और कंसोल्स के लिए होता है। अब ऐप डॉट सी एस एस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। टेस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती, इसको हटा दिया मैंने। ये SVG लोगो की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देन फिर मैंने यहाँ पे वाइटल वेब रिपोर्ट्स, सेटअप टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। गेट इग्नोर, जब हम गिटहब पे इसको अपलोड करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। रीडमी की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, रीडमी तब होता है जब हम गिटहब पे उसको डालते हैं, तब की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में, तो इंडेक्स डॉट जेएस में हम क्या क्या चीजें हमने हटा दी है। तो जैसे ये रिपोर्ट वाइटल्स, इफ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस इन, तो परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, तो अभी हम ये मेजर करने के लिए होता है। और क्या मुझे हटाना है, ऐप डॉट सीएसएस, ये, तो ये हटा देता हूँ रिपोर्ट वाइटल्स। अब क्या चीजें हैं, ऐप डॉट सीएसएस, तो यहाँ पे हम ऐप डॉट जेएसएक्स में ऐप डॉट सीएसएस मैंने डिलीट कर दिया, तो उसको भी हटा देता हूँ। तो ये फाइल से अब यहाँ पे क्लीन हो गया, एक कंसाइज आपका फोल्डर हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अंदर लाइब्रेरीज होती है, नोड मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी, कि अगर मैं उसके अंदर कुछ इंस्टॉल करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसके अंदर
बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल में तो अभी बूट स्ट्रैप देखोगे नहीं है, वेबल बूट स्ट्रैप नहीं है, ठीक है। बूट स्ट्रैप का कहीं फोल्डर दिख रहा है आपको? वही से नहीं है ना? नहीं। तो अगर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो देखना अभी इसके अंदर बूटस्ट्रैप का फोल्डर आ जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे मैं एक अलग से उसको रहने देते हैं, एक अलग कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं इसमें। तो मैंने लिखा है यहाँ पे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। तो देखो एक फाइल बूटस्ट्रैप की यहाँ पे बन गई। अब देखो जो हम कर रहे थे ना सी एस एस जे एस की फाइल, ठीक, एस टी एस एस, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड, सारी फाइल्स आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं चीजों को। तो ये इसके अंदर लाइब्रेरीज होती है पहली चीज, कि जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर लाइब्रेरीज आती है जो हमको रिक्वायर्ड है। पब्लिक के अंदर कुछ नहीं रखना आपको, एचटीएमएल फाइल होती है। देन लोगो भी रख सकते हो। देन मैनिफेस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन है कि आपका जो फाइल है क्या कहते हैं, एक तरह से लोगो है, आइकॉन्स है, उसकी साइज क्या होगी, वो कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है एसआरसी। तो एसआरसी के अंदर हम चार चीजें बनाते हैं, जैसे कि हेडिंग डॉट जेएसएक्स में बना है तो इसके अंदर दो ही फाइल बनी रहती है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंडेक्स फाइल सबसे मैंडेटरी, और एक सेकेंडरी फाइल ऐड डॉट जेएसएक्स बनी मिली थी आपको, ठीक। दो ही फाइल तो। अब उसके बाद क्या है, ये सीएसएस फाइल है बाकी, ये दोनों सीएसएस फाइल थे यहाँ पे, इंडेक्स और ये। तो एसआरसी का मतलब सोर्स हो, ठीक? इसके अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, एप्लीकेशंस की प्रोग्रामिंग करते हो, रिएक्ट की प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर कंपोनेंट्स हम डिफाइन करते हैं। उसके अंदर क्या डिफाइन करते हो, सोर्स फोल्डर कंटेंट्स रिएक्ट कंपोनेंट, ओके। तो इसके अंदर इसी के अंदर सारी कोड किए जाते हैं, मोस्टली समझ लो कि इसके अंदर सारी कोड किए जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लिया पैकेट डॉट जेसन में, और पब्लिक फोल्डर के अंदर आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होता है, एंड देन यहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, जिसके इसके अंदर क्या क्या लाइब्रेरीज है, जैसे कि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया, देखो बूटस्ट्रैप का वर्जन कौन सा इंस्टॉल हो गया वो बता दिया आपने।